आपको याद होगा आज भी, जैसे आप देखिए गांवों में लोग हरियाणा में मंजी में सोते हैं रात को, तो ऐसी मंजी के ऊपर सुलाया जाता था जातक को और नीचे से स्टीम देना शुरू कर दी जाती थी। पर और अगर हमने उस समय अगर हैंड ओवर नहीं लिया होता था भारत का, तो आज पाकिस्तान जैसी हालत होती थी। 25 सितंबर के बाद युद्ध भी करेंगे, पीयूके को खींच के हम अंदर भी लाएंगे। पर सर ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन कर दी है आपने। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है पिछले कई एपिसोड से बिल्कुल अलग। आज बिल्कुल यूनिक बातें होंगी, ऐसी बातें जो हमारे पॉडकास्ट पे ही कभी नहीं हुई है पिछले 2 सालों में। आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, वो साइंस क्या है, रावण शास्त्र के बारे में, और उसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड के दी ओनली मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने कई प्रिडिक्शंस ऐसी भी दी हैं वॉर की, स्टॉक मार्केट की, जो कि और इवन अर्थक्वेक की, जो कि और किसी ने नहीं दी थी, विद एक्यूरेट डेट एंड टाइम। तो आज हमारे साथ है प्रशांत कपूर सर। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। पिछले 400 साल से सर की फैमिली में एस्ट्रोलॉजी है और आज हम बहुत कुछ नया जानेंगे। तो सर बहुत एक्साइटेड है हम आपसे बात करने के लिए। मैं भी। तो सर टू स्टार्ट विद हम थोड़ा समझते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में अगर आप हमारी ऑडियंस को बता। दोस्तों वंदे मातरम। आज मैं यहाँ पर आया हूँ रियल टॉक में, और मेरे साथ पीयूष जी हैं एंड शुभम एंड दीपक जी हैं। और अभी मैं चाहूँगा कि चर्चा यहाँ से शुभम जी के यहाँ से हो। जी तो सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। क्या होती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? शुभम, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ तो अभी देखिए मैं 44 वर्ष का हो गया हूँ। जब मैं 12 वर्ष का था तो मैंने शिक्षा पूरी कर ली थी एस्ट्रोलॉजी की। अच्छा। बल्कि मेरे जो ग्रैंड फादर्स, मतलब जो हिस्ट्री हमारे यहाँ पर मिलती है, इट्स मोर देन 400 ईयर्स। जो हमारे एस्ट्रोलॉजी का जो इतिहास रहा है एंड आयुर्वेदा का, और वो भी रावण शास्त्र के ऊपर स्टडी चलती है आज भी। जब देखिए, जब रावण की बात आज भी आती है पीयूष, तो लोग क्या कहते हैं कि रावण को किस बात के लिए याद किया जाता है, कि उन्होंने सीता माँ का हरण किया था। और देखिए जो गलत कार्य किया था, अहंकार था, दंभ था, उसकी सज़ा उन्हें मिली। लेकिन देखिए जो रावण के जो फंडामेंटल, जिसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी, जो इतनी बेहतरीन रिसर्च, जिसमें 5 खंडों के ऊपर रावण ने कार्य किया था, और आज भी उनमें से एक खंड ऐसा है आयुर्वेदा का, जिसमें अर्क शास्त्र के बारे में भी अगर हम बात करें तो उसकी कॉपी, उसका जो डाटा है, बाकी जितने भी आयुर्वेदिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉपी किया उसको बाद में। लेकिन सोचिए आज भी रावण के नाम से कोई आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स को याद नहीं किया जाता है। और जब मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ, मुझे याद है मैं आज भी विश्व का शायद पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ। जब मैं मेरी आईटी की डिग्री कर रहा था तो मेरे एंसेस्टर्स जो असाध्य रोगों का इलाज करते थे। असाध्य रोग शुभम ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कोई ऐसा क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया, एड्स जैसे रोग, उसका भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सॉल्यूशन उपलब्ध है। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल। और मेरे पास 3 केसेस हैं। अगर आप हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में जाएंगे तो उसमें टेस्टिमनी भी है, मैंने लाइव केस स्टडी भी दिया है लोगों के बारे में। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि द डिजीज़, द क्रॉनिक डिसऑर्डर्स विच आर नॉट क्यूरेबल बाय द मेडिकल साइंस, उन्हें हम आयुर्वेदा एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से ठीक करने की क्षमता रखते हैं। तो सर जैसे तो ये चीज़ मेन स्ट्रीम क्यों नहीं है आज तक? मतलब एड्स का तो इलाज है ही नहीं वर्ल्ड वाइड आज तक बोला गया है। दीपक, कंसर्न यही है कि एड्स का जो इलाज है उसके लिए भी रावण ने एक श्लोक दिया है रावण शास्त्र में, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कार्य नहीं किया, उसे डीकोड नहीं किया गया। आपने शायद लाल किताब के बारे में खूब सुना होगा पीयूष, तो लाल किताब बहुत चलती है, लेकिन आज भी लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो लाल किताब है वो रावण द्वारा लिखी गई है, लेकिन उसमें भी जो डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। और रावण ने जो किताब लिखी थी रावण शास्त्र, उसमें से बहुत सारा डाटा लाल किताब का जो डाटा है बेसिकली, जो जिसमें कि देश काल पात्र को लेकर लोगों ने फंडामेंटली चेंजेस किए, लेकिन आज भी वो करेक्ट नहीं है। इसलिए तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब लोग कहते हैं कि रावण शास्त्र मीन्स लाल किताब के जो उपाय हैं कार्य नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, बिकॉज इट्स वेरी वेरी जनरलाइज्ड। कोई भी इंसान आज 2 दिन में लाल किताब सीख लेता है और पढ़ लेता है, जिसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज्ञान है।
लेकिन जब हम ज्योतिष की बात करते हैं पीयूष, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप सोचिए, मैं 12 वर्ष की आयु में मैं सीखा हूँ, ये 1992 की बात है, और अभी भी मेरी प्रैक्टिस चल रही है वर्षों की। 5.5 लाख कुंडलियों के ऊपर मैं कार्य कर चुका हूँ आज तक। सो बात आती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, कि रावण ने फंडामेंटल तो सारे दिए थे, जिसमें शिजोफ्रेनिया, आज भी हमारे पास लीवर सिरोसिस के लोग आते हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर, मतलब ऐसा वाला लीवर सिरोसिस जिसे डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं कि ये पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाएगा, और आप पेशेंट को घर ले जाइए, इसकी सेवा कीजिए। सेवा का क्या मतलब होता है कि 10 या 15 दिन बचे होते हैं ऐसे इंसान के पास। लेकिन जब ऐसे जातकों की कुंडली हमारे पास आती है, तो पहला कार्य होता है हमारे पास शुभम की जातक की कुंडली से अष्टम घर से उसकी मृत्यु के बारे में विचार करना कि आयु कितनी बची है। और देखिए, अगर मान लीजिए कोई 45 वर्ष का व्यक्ति है और अगर आयु 85 है, लीवर सिरोसिस होने के बावजूद भी मृत्यु नहीं आएगी, कोमा में चला जाएगा वो, लेकिन जान नहीं निकल पाएगी। तो सबसे पहला कार्य होता है अष्टम घर से मृत्यु के बारे में गणना करना। और आई थिंक मैं भारत का पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने अभी तक 3 ऐसे लोगों की गणना की है कुंडली के बारे में, जिनकी डेट ऑफ डेथ मैंने प्रेडिक्ट की थी, और ये एक्यूरेसी रही है एग्जैक्ट डेट वाइज। सो ये वीडियोस आप लोगों को एस्ट्रो कपूर में मिल जाएंगे विद एविडेंस, उन लोगों के टेस्टिमनी के साथ। अब क्वेश्चन आता है कि उन लोगों को ठीक कैसे किया जाए, जब हमें मालूम है कि मृत्यु का समय अभी शेष है, 40 वर्ष है अभी मृत्यु के लिए। तो पीयूष, उसमें ग्रहों के उपाय, एंड जब ग्रहों के उपाय होंगे, ग्रहों का समाधान होगा, पंचम घर से पास्ट लाइफ का कनेक्शन हम कनेक्ट करेंगे कि किस वजह से उस व्यक्ति को ऐसा रोग बना। पास्ट लाइफ के भी उपाय किए जाएंगे, ये भी निकाला जाएगा कि पास्ट लाइफ में आपने किया क्या था, बिकॉज सारे फंडामेंटल्स हैं। रावण ने खूब अध्ययन किया था, खूब रिसर्च की थी, बट रावण ने बाकी ऋषियों की तरह आपको टेक्स्ट लिख लिख के नहीं दिया। रावण ने यही कहा कि भाई ये मेरे फंडामेंटल्स हैं, एल्गोरिदम है, पढ़ो, डीकोड करो, देश काल पात्र को लगाओ, समझो, आप समझोगे आप डीकोड कर लोगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब रावण शास्त्र को आप समझते हो, तो कहीं ना कहीं रावण की तरह आपको सोचना पड़ेगा। और थोड़ा सा ह्यूमरस तरीके से कहूँगा कि मेरे दोस्त आज भी मुझे रावण बुलाते हैं, तो छेड़ते रहते हैं कि भाई ये रावण है, 10 सिर वाला है। आप पता नहीं क्यों कहते हैं, वो तो वही जाने, क्योंकि बाकी तो मैं कहूँगा कि हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर। तो जो भी चीज़ें, मुझे कई बार ऐसे केसेस आते हैं, मुझे लगता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जब मैं सोता हूँ योग निद्रा में, तो आंसर मिलते हैं, और हनुमान जी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। और वो दवाइयों का सॉल्यूशंस, एस्ट्रोलॉजी में उन घरों का सॉल्यूशन की उपाय क्या किए जाए, वो सारे उपाय करवा के जातक ठीक हुए हैं। अभी अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में जाएं, तो एक बरेली की ही घटना है, लेडी एजुकेटर है, उनका नाम सविता अग्रवाल है। नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं किसी चैनल में उनका नाम ले सकता हूँ। उनके हस्बैंड, जिसमें सिंगापुर में डॉक्टर्स ने 2013 में 40 लाख रुपए जमा करवा लिए और कहा कि अब हम रिफंड करने जा रहे हैं, सॉरी 80 लाख रुपए थे, और कहा था कि अब ये इलाज नहीं हो पाएगा, आपको रिफंड किया जा रहा है। तो 5 लाख रुपए रिफंड किया जाता है, सॉरी 75 लाख रुपीस, और 5 लाख रुपए काटे जाते हैं, और सिंगापुर से आपको भेज दिया जाता है भारत। और दिन कितने थे आपके पास? मात्र 15। जब मैंने कुंडली देखी तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ये जान तो नहीं निकल पाएगी और मृत्यु का समय नहीं आएगा, लेकिन कोमा में जरूर चले जाएंगे ये। तो उसके बाद हमने इलाज किया, और जो व्यक्ति 85 केजी का 37 केजी रह गया था लीवर सिरोसिस की वजह से, और वही व्यक्ति अगले 6 महीने में रिकवर हो जाता है, और उसके आगे के 4 माह में 85 का वेट फिर गेन कर लेता है। एंड डॉक्टर भी परेशान कि भाई ये हुआ कैसे। सो यही तो है रावण के फंडामेंटल्स। तो मैं मानता हूँ कि देखिए, रावण ने गलती की, ठीक है, गलतियों का खामियाजा भुगता उसने, लेकिन कम से कम रावण के जो 5 खंड हैं, जिसमें अर्क शास्त्र बहुत बड़ा है। कंटिन्यू करूं मैं अर्क शास्त्र के बारे में? मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटा था तो दादाजी के साथ बैठा रहता था, मेरे ग्रैंड फादर श्री बालक राम कपूर। तो आपने देखा होगा, जो आज भी आयुर्वेदा में हमाम में अर्क निकाला जाता है, तो अर्क भी कई तरह के होते हैं। और सबसे पहले जब अर्क निकाला गया था, तो बेसिकली वो सुरा प्रयोग में लाई गई थी। सुरा जिसे हम शराब कहते हैं आज। और पंकज उदास जी के गाने अगर याद करें तो शराब चीज़ ही ऐसी है मेरे यार जैसी। लेकिन एक्चुअली
शुभम, शराब कोई थी ही नहीं चीज़। बेसिकली ये सुरा बनाई गई थी कि अगर किसी को व्याधि हुई है शरीर में तो आप 30 ml गर्मियों में, जो स्कॉच जिसको कहते हैं, एज ए मेडिसिन, और ब्रांडी या रम जिसको गर्म पानी से आप सेवन कर सकते हैं। दीज आर मेडिसिन्स। अब डिपेंड करता है कि आपको शराबी बनना है या आपको मेडिसिन लेनी है। और मुझे आज भी याद है जब अर्क बनाते थे तो हमारे पास पैरालिटिक लोग आते थे, ऐसे ऐसे लोग। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से, तो दिल्ली से, मुंबई से, केरला से लोग आते थे। पैरालिटिक, पूरी बॉडी टेढ़ी हो चुकी है, कोई अंग काम नहीं कर रहे हैं उनके, बॉडी जस्ट ऐसे कि उसे जातकों से सूप पिलाया जा रहा है। तो आज भी हमारे पास वो प्रणाली है, लेकिन क्योंकि आज लोग नहीं मिलते हैं, लेबर थोड़ा सा मिलना मुश्किल है, और कोशिश चल रही है हमारी कि उसको फिर से इनॉग्रेट किया जाए उन चीज़ों को। इन्वेंशन तो हो रखा है। तो मुझे आज भी याद है कि 72 आवर्स में वो लोग ठीक हो जाते थे, क्योंकि हम उनके लिए अर्क में चीज़ें बनाते थे। 500 जड़ी बूटियों को कूट के उनका अर्क बनाया जाता था और उससे स्टीम दी जाती थी। आपको याद होगा आज भी, जैसे आप देखिए गांवों में लोग, हरियाणा में कई जगह क्या होता है, मंजी में सोते हैं रात को आराम से खुले में। तो ऐसी मंजी के ऊपर सुलाया जाता था जातक को जिसको पैरालिटिक अटैक है, और नीचे से स्टीम देना शुरू कर दी जाती थी। 6-6 घंटे बाद स्टीम, एंड तीसरे दिन आदमी खड़ा 100%। सर ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर पूरी बॉडी पैरालिसिस हो रखी है और फिर आप 72 घंटे में ठीक कर दे रहे हैं, तो आज भी है दीपक ये चीज़ें। लेकिन बात यह है ना कि इसके लिए कम से कम जब ये जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की जाती हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला में नहीं मिलती हैं पूरी, अरुणाचल प्रदेश में ये बूटियाँ आज भी पूरी मिलती हैं, लेकिन बूटियाँ मिलने के लिए पीयूष जी लोग चाहिए। और तब क्या होता था, गांवों में इतने सारे लोग होते थे, अगर ये पता चला कि भाई किसी को पैरालिसिस हो चुका है तो इसका इलाज कैसे करना है, लोग उस समय क्या होता था, गांव के लोग खुद ही इकट्ठे आ जाते थे कि चलो भाई इस बंदे को हम ठीक करेंगे। क्योंकि उन जड़ी बूटियों के कुछ नाम भी हैं। जड़ी बूटियों को जंगलों से इकट्ठा करना, कूटना बहुत कार्य होता है। लेकिन आजकल जब पैरालिटिक अटैक होता है तो क्या होता है, डॉक्टर लोग दवाइयाँ बताते हैं, कहते हैं जी ऊपर वाला ही जाने अब क्या होगा, कोई श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन तो होता नहीं है। लेकिन आज भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा का जो सम्मिश्रण किया जाता है, रावण शास्त्र को मानते हुए जब उसको डीकोड करते हैं, तो 3 दिन 72 घंटे में आज भी पैरालिटिक लोगों का इलाज ठीक किया जा सकता है। और हमारे देश में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े जो आयुर्वेदा सेंटर चला रखे हैं जिन्होंने, मुझे समझ नहीं आता कि भाई आप कितना इसको आप कमर्शलाइज करोगे, आप इन चीज़ों को उजागर क्यों नहीं करना चाहते, पब्लिकली लाना क्यों नहीं चाहते। हाँ सर, ये आ ही नहीं रही क्योंकि लोग इतने परेशान हैं ऑलरेडी हॉस्पिटल से और इन सब चीज़ों से। इलाज ही नहीं हो रहा, जाते हैं इलाज नहीं हो रहा। एटलीस्ट इस चीज़ से इलाज तो होगा लोगों का। पीयूष जी देखिए, गलती यहाँ पे होती है कि आज हम भारतीय हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी धरोहर भूल चुके हैं। अगर मैं आज विदेशों की बात करूं, क्योंकि मेरे वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई देश नहीं है जहां मेरे क्लाइंट नहीं होंगे, जिनको मैंने कंसल्टेशन नहीं दी होगी, वो लोग सनातन की तरफ मूव हो चुके हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बचपन में, जिन्हें यही नहीं पता होता था कि नॉन वेज क्या होता है, वेज क्या होता है, जिन्होंने सिर्फ बीफ ही खाई हो, वो भी 3 से 5 समय, एंड वो लोग आज वीगन बन गए हैं। और हमारे देश में एक ट्रेंड शुरू हो चुका है कि अगर आप नॉन वेज खाएंगे तो यू आर इन द इलाइट ग्रुप, एंड अगर आप कुत्ता पालेंगे तो और भी अमीर हैं। सॉरी मैं ये कहूँगा, हो सकता है कि कई लोगों को हर्ट हो, लेकिन शास्त्र भी कहते हैं कि कुत्ता पालिए, लेकिन वो आपकी दहलीज के अंदर नहीं आना चाहिए, वो दहलीज के बाहर रहेगा, तो आपको वो बहुत सारे फल मिलेंगे, आपको देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलेंगे। लेकिन अगर दहलीज के अंदर वो आता है तो वो परेशानी का कारण बनेगा। मेरे पास भी कुत्ते हैं, बहुत ही स्ट्रांग है, 5 से 6 मैंने पाल रखे हैं हिमाचल प्रदेश में। आई लव एनिमल्स, आई एम प्योर वेजिटेरियन, आई एम वीगन ऑल्सो सम टाइम। लेकिन देखिए उनको हमने वो जंगल वाला वातावरण दिया है कि वो खुले छोड़ दिया जाता है, और कई बार तो शिकार भी करके लाते हैं वो। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने जंगली तेंदुओं को भी वक्त डाल दिया है, सोचिए। अरे बाप। क्योंकि वातावरण भी तो दोगे ना आप। एक कुत्ते को आप घर के अंदर आप बंद कर देते हो, आप क्या करने जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं आप परेशान कर रहे हो जीवों को। और जो आपने पूछा था कि मेडिसिन के बारे में, इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री। आप डायबिटीज़ की बात कर लीजिए, डायबिटीज़ का मैंने एक फॉर्मूला दिया है मेरे एक चैनल में, एक मेरा सब चैनल है प्रशांत कपूर पर्सनल के नाम से डालेंगे। मात्र 300 रुपये में दवाई बनती है डायबिटीज़ की, लेकिन
आपको क्या लगता है शुभम, कोई दवाई खाएगा 300 रुपए की? मेरी बात सुन के भी आज लोगों को लगेगा अरे भाई मैं तो 25,000 रुपए की महंगी से महंगी इंपोर्टेड इंसुलिन लगवाता हूँ, 300 रुपए में कैसे इलाज हो सकता है? उस वीडियो में कितने सारे लोगों के कमेंट आए हैं, सभी ठीक हो गए। और दिल्ली में खारी बाबली में 3 दवाइयाँ मिलती हैं, आपको कूट के बनानी है, मिक्सी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक होने का मतलब है कि उनको जैसे हॉस्पिटल से प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन मिलती है कि आपको डेली ये खानी है, वो नहीं खानी पड़ती, आप ये कह रहे हो? देखिए, जब आप शुगर की उस दवाई का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो एक तो आपको चाय, मीठा जितना एक नॉर्मल आदमी खाता है, उसी दिन से आपको उतना ही आपको इनटेक करना शुरू करना पड़ेगा नॉर्मल, अदरवाइज शुगर आपकी डाउन जाएगी, फॉल हो जाएगी जी तो शुगर आप छोड़ नहीं सकते। जी। जिसमें कि गुड़मार बूटी, जामुन के बीज एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये हमारे दादाजी कितने लोगों को बताते थे। और पहले तो मधुमेह लोगों को होता ही नहीं था, बिकॉज हमारे जो दालें थी उबाल के बनाई जाती थी, आज कुकर में बनाते हैं तो यूरिक एसिड सब मिल जाता है और आपके स्टमक में चला जाता है। अब बात यही है कि दवाइयाँ, $1 मिलियन इंडस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की, और भारत सबसे बड़ा गढ़ है जहाँ पर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। और अगर आज ये दवाई लेना शुरू कर दे तो डायबिटीज़ की जो इंडस्ट्री है आज ख़त्म हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं पीयूष जी, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर लोग छोटी छोटी उन दवाइयों पे कार्य करना शुरू करें, लेना शुरू करें, सेवन करना शुरू करें, तो आपको मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए, मैं डिनाई भी नहीं करूँगा, मेडिकल साइंस इज़ देयर। आपको आज शल्य चिकित्सा करवानी है, मीन्स अगर आपको सर्जरी करवानी है, जो कि आयुर्वेदा का भाग है। आयुर्वेदा में कहाँ करते हैं आज हम, आज वो मेडिकल साइंस में होती है। तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास सर्जरी करवाने जाना ही पड़ेगा। पर सर, जैसा आप कह रहे हो कि बहुत बड़ी बीमारी जैसे कि एड्स, तो इसका इलाज कैसे पॉसिबल है? कुछ लिखा हुआ है, मेंशन है? रावण ने इसके ऊपर एक स्तोत्र लिखा था, उसका एक फंडामेंटल है, कुछ दवाइयाँ हैं, 108 दवाइयाँ हैं उसमें, और वो दवाइयाँ बनाने में हमें 2 माह का समय लगता है पीयूष। अच्छा, ठीक है। और अभी तक मैंने 3 केसेस को ठीक किया है, और बेहतरीन तरीके से, कोई भी बॉडी सेल्स नहीं है अभी उनके एड्स के। आज भी एड्स की दवाई है मेडिकल साइंस में, लेकिन वो है कि आप खाते रहोगे, ठीक रहोगे। लेकिन आप सोचिए, जब उस दवाई को लेते हैं तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, किडनीज डैमेज हो जाती हैं उस दवाई को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप बॉडी सेल्स को जनरेट करने की कोशिश तो कर ही रहे हो, लेकिन किडनीज का क्या, किडनी तो चाहिए ना आपको फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए, अदरवाइज क्या होगा आपका, आपकी कहीं ना कहीं एजिंग को भी तो कम करते जा रहे हो आप। और सर, जब आप ट्रीट करते हैं अपनी मेडिसिन जो आप बता रहे हैं आयुर्वेदा के थ्रू, तो उसमें कितना खर्चा कितना आता है, उसमें कितना? बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं दीपक, हार्डली 40-50,000 के आसपास ये दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन समय बहुत देना पड़ता है। ये भी वो कॉस्ट बता रहा हूँ मैं जिसमें कि देखिए, हमने हर चीज़ को कमर्शलाइज नहीं किया है, बिकॉज नेचर है, कभी सबको जाना है, ये मृत्यु लोक छोड़कर। तो ये कॉस्टिंग है, बिकॉज मेरे बहुत सारे वेंचर्स हैं, फाइनेंशियली वी हैव नो प्रॉब्लम। तो ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो लोग पे नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम कई बार फ्री भी दे देते हैं अपने खर्चे पर बना के, और लोग ठीक होते हैं। तो ये तो 50,000 इज़ द कॉस्ट जो हमारी मेकिंग कॉस्ट है। तो इसमें 10 to 20% कई बार मार्जिन लिया जाता है, क्लाइंट को बोल के लिया जाता है कि भाई इतना तो आप दे दीजिए हमें। तो सर, आप ऑपरेट कैसे करते हो? आपके कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग इलाज के लिए आते हैं, या फिर आप बस उनकी कुंडली वगैरह देख के आप मेडिसिन उन तक पहुँचा के तरीका बता देते हैं? कैसे आप वर्क करते हैं ताकि अगर ऑडियंस में से कोई आपको रीच आउट करे तो उन्हें पता रहे कि शुभम, देखिए, अभी तो अगर हम एस्ट्रो कपूर की बात करें तो 1250 लोगों का ग्रुप है। पहले मैं हर छोटी छोटी चीज़ अकेले करता था किसी समय में, लेकिन आज टीम बहुत बड़ी है हमारे पास, और इतनी बड़ी टीम है कि जब कोई भी रोग का इलाज करना होता है, किसी क्रॉनिक रोग का, तो पहले तो कुंडली से एनालिसिस किया जाता है कि क्या ये जातक ठीक होगा भी या नहीं। क्योंकि ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है astrokapur.com, जिसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज हैं, फीस एडवांस में आ जाती है, और हमें लगता है कि ये जातक ठीक नहीं हो पाएगा तो शुभम उसे रिफ़ंड कर दिया जाता है, लेकिन रीज़न नहीं बताया जाता है। उसमें भी कई बार हमें गालियाँ भी पड़ती हैं कि भाई कपूर साहब का एटीट्यूड है, उन्होंने हमारे पैसे वापस कर दिए, काम नहीं करना चाहते। आप खुद बताइए कि जब मुझे ये मालूम चल गया है कि ये जातक ठीक हो ही नहीं पाएगा, कुंडली में योग है, तो आई थिंक वो पैसा लेना, फीस लेना, वो शायद गलत होगा वो। तो जब हमें लगता है कि ठीक हो पाएगा, उसके बाद उसके लिए दवाई, मेडिसिन, वो सारी की सारी चीज़ें मैं मेल में सॉल्यूशन बना के भेजता हूँ। तो आई हैव अ डेडिकेटेड टीम, वो हर बेहतरीन तरीके से लोगों को गाइड करती है, मेडिसिन भी उपलब्ध करवाते हैं,
एंड लोग बिल्कुल पूर्ण तरीके से ठीक होके जाते हैं। आपके अंडर भी सर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं? मेरे अंडर दीपक अभी अगर मैं कहूँ तो 5 स्टूडेंट हैं, लेकिन थोड़े से लोडेड हैं। कुछ IITians हैं, कुछ हाई कोर्ट के जजेस हैं, एंड नाम तो नहीं ले सकता, हमारे पूरे भारत के प्रेसिडेंट हैं एक फॉर्चून 500 कंपनी के। तो बट ऑल आर मैथमेटिशियंस, क्योंकि ज्योतिष में मैं पहले फ्री एजुकेशन देता था। अभी 26 अक्टूबर 2026 को मैं फिर से शुरू करूँगा फ्री एजुकेशन। डेट इसलिए बता रहा हूँ कि लाइफ में प्लान्स टारगेटेड है कि कब क्या चीज़ करनी है। तो ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पांचों, तो दे आर ग्रेट मैथमेटिशियंस, क्योंकि ज्योतिष मैथमेटिक्स के बिना नहीं चल सकता। ये ऐसा नहीं है कि भाई आपने कुंडली देखी, अरे भाई साहब आप ये कर दो वो कर दो। और देखिए क्या हो गया ना, हमारी जो धरोहर है, आज पढ़े लिखे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं आज ज्योतिष पे। हमने एक माइंडसेट बना दिया है लोगों के दिमाग में कि यार ज्योतिषी है तो कहीं ना वो पहले अपना फ़ायदा ज़रूर सोचेगा, फ्रॉड करेगा। लेकिन मुझे आज भी याद है जब मेरे गुरुओं ने मुझे एजुकेशन दी थी, सबसे पहले गुरु मेरे फादर श्री विपिन कपूर, वही मेरे ज्योतिष के गुरु हैं। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात बताई थी कि बेटे, प्रकृति का नियम है कि अगर आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबको ये चीज़ सिखाता हूँ कि पहले आप देने की भावना लेकर आएँ। दीपक, मैं कोई नहीं होता हूँ प्रेडिक्शन देने वाला। मुझे मालूम है कि जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि इस डेट को जॉब चली जाएगी, इस डेट को जॉब मिल जाएगी या घर बन जाएगा, डेट वाइज प्रेडिक्शन देता हूँ मैं आज भी लोगों को। तो हर चीज़ में डेट वाइज ही प्रेडिक्ट करता हूँ। लेकिन देखिए, अगर आपके पास प्रकृति का हाथ नहीं है ना, तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैं डिकोड करूँगा चीज़ों को। आप डिकोड पीयूष कर ही नहीं सकते जब तक आपके ऊपर किसी शक्ति का हाथ हो। तो इसलिए मैं पहले भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। एंड कई बार चीज़ों के आंसर नहीं मिलते हैं। देखिए, मैं भी डिफ़िकल्टी में आता हूँ, कई बार नहीं आंसर मिलता है। तो रात को जब आप सोते हैं योग निद्रा में, तो वहीं पे सबकॉन्शियस माइंड में आंसर मिलते हैं। तो मेरे सोते समय मेरे साइड में एक डायरी रहती है छोटी सी, जब कोई आंसर नहीं मिलते हैं तो फट से मैं उठता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ एंड सो जाता हूँ। प्रिसाइजली आप बताते हो कि इस डेट को तेरी जॉब लग जाएगी, इस डेट को घर बन जाएगा, ऐसे बताते हो आप? पीयूष, यही तो है ज्योतिष। जब मैं कुंडली देखता हूँ किसी की, तो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट लोगों से ये होती है कि भाई क्वेश्चन लेके मत आना मेरे पास। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। ब्लाइंड चाहिए होता है मुझे क्लाइंट सामने, खाली। एंड अदरवाइज क्या होगा, कोई फॉर्चूनर में आएगा, कोई ऑडी में आएगा, तो आप क्या करोगे, आप जज कर लोगे, नहीं यार बंदे के पास पैसा है। अगर कोई साइकिल में आ गया और बिजनेस टाइकून हुआ तो क्या करोगे पीयूष? सही बात। तो आपको तो मैथमेटिक्स से ही चलना पड़ेगा ना आपको। तो इसलिए जब भी मेरे पास कोई लोग आते हैं, आई डोंट जज दोज पीपल विद देयर क्लोथ्स, देयर स्टाइल एट्सेट्रा। कई लोगों ने तो उधार की ज़िंदगी भी चलाई होती है। सही बात। मैं कुंडली से बताता हूँ मैं, और चीज़ें एक्यूरेट होती हैं। सर, लोगों की कुंडली पढ़कर उनके बारे में बताना तो ये तो आप करते ही हैं, साथ साथ आप ये भी करते हैं कि जैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि कब वॉर होगी या फिर कब अर्थक्वेक आएगा। तो इस एस्ट्रोलॉजी को क्या कहते हैं आप? ये कौन सी, आप एक टर्म बता रहे थे। दीपक, बल्कि मुझे लोगों ने बदनाम कर दिया है। ये बदनाम कहूँ या मेरे, जैसे मैंने कहा ना, मेरे दोस्त मुझे रावण बुलाते हैं। तो अभी आजकल अगर हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे एस्ट्रो कपूर में, तो कई लोग मुझे भूकंप वाला एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, अर्थक्वेक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, बिकॉज अभी तक मैंने अर्थक्वेक के ऊपर जितनी भी भविष्यवाणियाँ दी हैं वो 99% सत्य हुई हैं। वो भी 99। मैं किस पैरामीटर में कह रहा हूँ कि अगर मैंने कहा कि इस तारीख को भूकंप होगा तो वो होगा। रिएक्टर स्केल में थोड़ा बहुत आगे पीछे डिफरेंस रहा है, या कई बार डेट में 12 से 15 घंटों का डिफरेंस रहा है। दैट्स कॉल्ड 99%। आपको याद होगा जी, दिस इज कॉल्ड मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मेदनी ज्योतिष। ओके। और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आप भूकंपों की पूरी गणना कर सकते हो। बल्कि दीपक, आज मुझे एक डेडिकेटेड टीम मिल जाए, कुछ अच्छे खासे मैथमेटिशियंस, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि मैं आने वाले 500 वर्षों के भूकंप किस जगह पे होंगे, भारत में या विश्व में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस टेरिटरी में, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे, और कितना रिक्टर स्केल होगा, हम टाइम तक बता सकते हैं। इतनी एक्यूरेसी है ज्योतिष में। आज सोचिए, आज एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि नहीं ये जोन 5 है, इसमें आना चाहिए, या आज बारिशें आएंगी। अब देखिए कितनी बार प्रेडिक्शन गलत होती हैं, हमारी तो कभी नहीं होती हैं। मैंने कहा था कि दुबई में बर्फ़ पड़ेगी, पड़ी पीछे। और मैंने, जब हम वार की बात कर रहे हैं, तो मैंने रशिया यूक्रेन की वार 24 अगस्त 2021 को मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में वीडियो दिया था, और मैंने कहा था कि फरवरी तीसरे माह 2022 में शुरू होगी, जो कि 24 फरवरी 2022
2 को शुरू हुई थी, और मैंने ये दावा किया था कि ये तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। लेकिन आज लोगों को क्या लग रहा है कि नहीं, तृतीय विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ है। मैं आज भी दावा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी तो ऐसे ही शुरू हुई थी, एक राजकुमार को मार दिया गया था, और बाद में जो भी पोलैंड में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हुई, वो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ उसके बाद, वो विश्व युद्ध, पूरा विश्व 2 धड़ों में बट गया था। उसके बाद जर्मन की तबाही, जो जर्मन पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। तो अभी वैसे क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से अभी नए मोर्चे खुलने वाले हैं, ये सारी प्रेडिक्शन मैं कर चुका हूँ। जैसे हमास इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, उसकी प्रेडिक्शन मैंने 22 जून 2023 को कर दी थी। और ये सारे एविडेंस हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में सारे के सारे वीडियो पड़े हैं, कोई अगर देखना चाहे, प्रूफ देखना चाहे। और वार में अजरबैजान आर्मेनिया वार ये भी हुई थी, तो इसके बारे में भी प्रेडिक्शन दे चुका हूँ। और अर्थक्वेक में जैसे मुझे आज भी याद है, मैंने एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन दी थी कि 22 जून 2020 को मिजोरम में भूकंप आएगा। रेक्टर स्केल बताया था मैंने 5.8, और दिन का समय बताया था एग्जैक्टली 12:30 बजे। सेम आप चेक कर सकते हैं गूगल में, मेरे वीडियो भी चेक कर लीजिए और अर्थक्वेक भी चेक कर लीजिए। तो हम क्या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वी कैन प्रेडिक्ट ईच एंड एवरीथिंग। अर्थक्वेक सर आप स्टडी कैसे करते हो, कैसे प्रेडिक्ट करते हो? अर्थक्वेक का पीयूष जी, अर्थक्वेक का कुंडली में जो अष्टम घर होता है, जिसमें कूर्मा चक्कर होता है, हमारा ज्योतिष में एक पैरामीटर्स हैं बेसिकली मैथमेटिकल। तो कूर्मा चक्कर से गणना की जाती है नक्षत्रों की। सर्वतोभद्र चक्कर का भी विचार किया जाता है कि सर्वतोभद्र चक्कर क्या कहता है, किस दिशा में कितना रेक्टर स्केल होगा, कितना कंपन होगा। और जैसे अभी आज तारीख है हमारी 29 जून। अब मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कब देने वाले हैं आप लोग, लेकिन अभी 1 या 2 दिन में भूकंप आएगा अभी। अच्छा, जी हाँ, प्रेडिक्ट अभी नहीं किया है, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ मैं। 1-2 दिन में अभी कंपन होगा, क्योंकि अभी जैसे शनिदेव जी थोड़े से वक्रगत होंगे 30 जून को, तो थोड़ा सा कंपन देंगे, झटके, पूरे विश्व थोड़ा सा भूकंपों से थोड़ा सा हिलेगा अभी। कोई एक पर्टिकुलर एरिया सर? पर्टिकुलर एरिया मैंने इस बार इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, समय चाहिए उसके पास, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, समय बिजी रहता हूँ बाकी कामों में। कुछ कह रहे थे आप दीपक? एपिसेंटर ही पूछा था मैं अर्थक्वेक का। एपिसेंटर मैं वही कह रहा हूँ कि अभी मैंने उसके बनाए नहीं हैं, लेकिन अगर हम बड़े भूकंप की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति भी अभी रेट्रोग्रेड होंगे 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के आसपास। उस समय एक बहुत बड़ा कंपन आएगा पूरे विश्व में, और वो मैं एरियाज बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे तबाही मचेगी, कंट्री वाइज, टेरिटरी वाइज। डैमेज ज़्यादा करेगा वो, ऐसा है? बिल्कुल डैमेज ज़्यादा करेगा। और देखिए जैसे आप मंडेन की बात कर रहे थे, मैं और भी चीज़ें बताता हूँ। आपको याद होगा, ये नाम भूल गया मुझे, हमारा एक उत्तराखंड में कोई पावर प्लांट था जो टूट गया था। डेट याद है मुझे, 7 Feb 2021 उत्तराखंड में टिहरी में, कि टिहरी के आसपास एक बांध टूटा था, जिसकी मैंने 22 दिसंबर 2020 को गणना की थी। और मैंने पुणे में एक खड़कवासला में पंचशेट में डैम टूटा था 1962 को, तो उसको मैंने रेफरेंस लिया। मैंने देखा यार ये तो सेम कॉम्बिनेशन आने वाले हैं। और मैंने ये भी देखा, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि गणना कैसे करते हैं, तो अष्टम घर को देखा मैंने, और 4th के साथ कनेक्शन, और सारे के सारे प्लैनेट श्रवण नक्षत्र में। श्रवण मतलब पानी, जलमय पृथ्वी का होना, एंड उत्तर भारत में किसी बांध का टूटना। ये तपोवन भूमि बांध, कुछ ऐसा नाम है उसका। तो ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको वो कमेंट भी कर देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट भी कर दें कौन सा बांध है, तो कई बार मेमोरी से निकल जाता है। और मैंने दावा किया था, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी टैग किया था कि भाई आप इस पे काम कर लो, कोई बांध टूटेगा। लेकिन हाँ, मैंने डेट बताई थी 5 फरवरी की, कि 5 फरवरी 2021 को कोई बांध टूटेगा उत्तर भारत में, लेकिन ये टूटा था 7 फरवरी 2021 को। अब देखिए, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स में गड़बड़ होती है, ज्योतिष में गलती नहीं है, प्रशांत कपूर से गलती हुई है कैलकुलेशन करती बार। अगर थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स को रिव्यू वैलिडेट कर लेता था एक बार, तो एक्यूरेसी पूरी रहती थी। वही होता ना कि आपके पास टीम जब ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो आपकी गलतियां भी बताएंगे, वो मुझे भी बताएंगे कि भाई साहब आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, तो कोई बताने वाला तो चाहिए ना। वही तो बात है कि ज्योतिष में जब लोग आते हैं तो उनका सबसे बड़ा टारगेट होता है कि ज्योतिष सीखेंगे, पैसा कमाना है, क्लाइंटल बनानी है, टारगेट बनाना है। तो बेसिकली पैसा कमाना इज़ द टारगेट फॉर द पीपल, और लोग जो प्रकृति का नियम है उसे फॉलो करना नहीं चाहते।
सर वैसे जब आप प्रेडिक्ट करते हो कि किसी एरिया पे भूकंप आने वाला है तो आप उस स्टेट की या उस कंट्री की आप कुंडली देखते हो या फिर क्या देखते हो? जो आप कह रहे हैं कि मैं 8th घर देखता हूँ उसका, तो वो आप किसकी देखते हो कुंडली? बेसिकली दीपक हमारे पास एक पैरामीटर्स होते हैं जिसे कहते हैं सूर्य विधि कुंडली। सूर्य विधि मीन्स जब सूर्य हर वर्ष या हर माह ट्रांजिट पे जाते हैं, जैसे कि हर माह जैसे एरीज में जाएंगे, टॉरस में जाएंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य देव जी हर दिन 1 डिग्री मूव करते हैं, ये हम ज्योतिष में मानते हैं कि सूर्य देव जी मूव करते हैं। वो भी हमें, जैसे कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है 10th की क्लास में, कि माना की वैल्यू x, बेसिकली सूर्य देव जी नहीं मूव करते हैं, पृथ्वी घूमती है, लेकिन हमें ये पैरामीटर लेके चलने पड़ते हैं कि सूर्य देव जी घूम रहे हैं, तो उसी पे हमारी गणना आधारित रहती है। तो उसके लिए हम विश्व कुंडली बनाते हैं, एंड विश्व कुंडली के साथ साथ देशों की कुंडलियाँ बनती हैं, जिसमें सर्वतोभद्र चक्कर, कूर्मा चक्कर, इनका विचार किया जाता है और इनके नक्षत्रों का वेद होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम दीपक, और जब ये कैलकुलेशन की जाती है तो वो एरिया डिफाइन हो जाता है कि जी हाँ, इस तारीख को जब मेलफिक प्लैनेट अष्टम घर को कनेक्ट करेंगे या नियर अमावस या नियर पूर्णिमा, उस समय ही सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं बेसिकली। तो उस समय ये प्रेडिक्शन दे दी जाती है, और रिक्टर स्केल के लिए मेलफिक प्रभाव कितना है, कितने डिग्री पर प्लैनेट्स हैं। मान लीजिए और मंगल और शनि क्लोज डिग्री पर एनकाउंटर होगा, तो मान के चलिए वो जो भूकंप है वो 7 डिग्री से ऊपर आएगा। इसलिए तो जब टर्की के ऊपर मैंने भूकंप की भविष्यवाणी दी थी, तो टर्की का चार्ट देखा था, वो भी कोई वजह थी, 2020 में मैंने वीडियो दिया था कि टर्की दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा, और होगा ये। और अभी क्यों होगा आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में इसकी मैंने समय सीमा दी है, बहुत डिटेल में दिया है, बहुत लंबी चर्चा चली जी जाएगी। जी जी। तब फिर मुझे लगा कि चलिए एक बार देखते हैं कि टर्की में क्या होगा। जून 2023 की बात है, तो मैंने देखा भाई ये तो टर्की में अक्टूबर के आसपास ये तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। सॉरी, गलत कह दिया मैंने, ये 6 फरवरी 2023 को भूकंप आया था टर्की में, और ये मैंने गणना की थी अक्टूबर 2022 में। अच्छा। और जब गणना करता हूँ मैं, तो देखा जाता है कि अष्टम घर इज टेकिंग लॉट ऑफ वाइब्रेशन, एंड वहाँ पे मंगल और शनि का क्लोज एनकाउंटर होने वाला है, क्योंकि शनि देव जी 17 जनवरी को कुंभ राशि में मूव किए थे। अब मूव किए हैं तो जिस कंट्री के नेटल चार्ट में जहाँ पर अष्टम घर को प्रभावित करेंगे, वहाँ पे एक भयंकर कंपन तो जरूर करके जाएंगे। और सीरिया के चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन बने थे, तो आप देखिए टर्की भी दहला और सीरिया भी दहला। वीडियो मैंने पहले दे दिया था, टर्की के बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन, मैसेजेस, और हमारे उसी वीडियो पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, डिसलाइक भी आए थे कि भाई आपने पहले बताया तो आपने हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं बता दिया। देखिए हम तो सब कुछ पहले बता देते हैं, लेकिन हमारी रीच उतनी ही है, टैक्स तो करते हैं। सर वैसे अगर गवर्नमेंट को आपने बता भी दिया है, राइट पीपल तक बातें पहुंच भी गई है एक तरीके से, तो जो अगर भूकंप आना है तो उससे जो जो दिक्कतें आनी वो तो फेस बंदा करेगा ही। अगर दीपक, अगर भूकंप आना है, अगर हमने कोई डेट प्रेडिक्ट की है, तो कम से कम आप तैयारी तो कर सकते हैं कि यार इस दिन को भूकंप आना है। किसी ज्योतिषी ने कहा है, जैसे मैंने मिजोरम की बात की थी कि दिन को 12:30 बजे भूकंप आएगा, तो आप कम से कम घरों से बाहर तो आ सकते हो। बचोगे तो नहीं, भूकंप तो आएगा। मैं रावण की तरह शक्तिशाली तो नहीं हूँ मैं भूकंप को रोक दूँ, बिकॉज वो एक ऐसे ज्ञानी थे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, जिनके पास क्षमता थी कुछ भी करने की। लेकिन कम से कम हम भूकंप की गणना तो कर सकते हैं, लोगों को आगाह तो कर सकते हैं कि भाई भूकंप आने वाला है, बी केयरफुल, घरों से बाहर आ जाओ। हो सकता है हमारी गणना 1, 2, 4 घंटे आगे पीछे चले जाए। अरे यार, आप कम से कम 10 घंटों के लिए घर से बाहर आ जाओ। अगर बिल्डिंग टूटेगी भी तो कम से कम आप बच तो जाओगे। कभी ऐसा हुआ कि आपने ये प्रेडिक्शन दी है और फिर वो सही लोगों तक पहुंच गई और फिर लोग वहां से बाहर आ गए? एग्जैक्टली आज मुझे डेट याद है, मैंने 12 अप्रैल 2020, ये वो टाइम था जब सारे लोग घरों में बंद थे, सिर्फ चर्चा हो रही थी कोविड कोविड कोविड, और जब टीवी देख रहे थे सभी लोग तो डिप्रेशन में भी जा रहे थे, बिकॉज टीवी देखना ही एक डिप्रेशन का कारण था। अभी इतने लोग बढ़ गए, डेली केसेस बढ़ ही रहे थे ना दीपक उस समय। जी जी जी। तो अचानक ही मैंने उस समय वीडियो दिया कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप आएगा, और आप डेट चेक कीजिएगा, उस दिन भूकंप आया था। और जो लोग मेरे से बहुत सारे पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले मैं यूट्यूब नहीं चलाता था, उन दिनों में हार्डली हमारे 100-150 सब्सक्राइबर थे, तो मेरे कई क्लाइंट्स को मैं मैसेज कर देता था कि भाई आपकी जोन में भूकंप आने वाला है। और कई लोग मुझे कहते भी थे कि सर आप वीडियो में बोला करो, बिकॉज सी दीपक कैमरा फ्रेंडली नहीं था मैं। हाँ। तो होता ना, कैमरा ऑन होता था और मैं शाई हो जाता था। आई थिंक आज मैं शायद खुल के बोल रहा हूँ। जी जी जी।
तो मुझे आज भी याद है कि वो 11 अप्रैल 2020 की बात है। तो मैंने वाइफ को कहा कि कल भूकंप आएगा दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि कितना, मैंने कहा अराउंड 4:30 तक, लेकिन लोग थोड़े से परेशान होंगे और दिल्ली में कुछ क्रैक्स आएंगे लेकिन लोग मरेंगे नहीं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती, मेरा यही मोबाइल पुराने मॉडल का था, उठाया, बोला अब बोलो तुम। तो मैंने बोलना शुरू किया और उन्होंने हमारे उस चैनल में अपलोड कर दिया। तो आई थिंक 150 सब्सक्राइबर थे, तो बाद में वो 3-4 हज़ार अचानक हो गए। नेक्स्ट डे भूकंप आ गया और इंडिया टीवी वालों ने भी मुझे लाइव लिया था अचानक ही, और ये क्लिप आपको इंडिया टीवी में मिल जाएगी। तो वो कॉम्बिनेशन पूछ रहे थे मुझसे कि आपने प्रिडिक्ट कैसे किया। तो मैंने कहा यार कोई नई चीज़ नहीं है, मैं तो पहले भी प्रिडिक्ट करता हूँ, लेकिन मैं आर्टिकल लिखता था उन दिनों में। तो फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मुझे वीडियोस देने चाहिए। अच्छा सर, आप भूकंप प्रिडिक्शंस तो करते ही हो, साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस भी करते हो। तो वो कैसे स्टडी करते हो सर? जैसे एरिया का तो चलो समझ आता है, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस है, स्टॉक मार्केट में आप कैसे स्टडी करते हो और कैसे प्रिडिक्ट करते हो, क्योंकि वो भी आपकी काफ़ी एक्यूरेट रही है। शुभम, बहुत इजी है स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन करना। अच्छा। कुंडली का जो पंचम घर होता है, 5th हाउस, उसी से प्रिडिक्शन होती है कि मार्केट में क्या होने वाला है। किसकी कुंडली का? अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत की कुंडली बताएगी कि भारत में कौन कौन से सेक्टर्स ऊपर और नीचे जाएंगे। भारत की भी कुंडली है? जी हाँ, भारत की कुंडली। जब हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947, रात की 12 बजे की कुंडली। और वो भी जो अंग्रेज थे वो तो सुबह 10 बजे हमें हैंड ओवर देना चाहते थे 14 अगस्त को। तो हमारे 3 ज्योतिषी हैं जिन्होंने गणना की और उन्होंने कहा कि हमें 3 दिन बाद चाहिए पोजीशन। तो ये नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट रात को 12 बजे सिग्नेचर कर लेते हैं अभिजीत नक्षत्र के ऊपर। और अगर हमने उस समय अगर हैंड ओवर नहीं लिया होता था भारत का, तो आज पाकिस्तान जैसी हालत होती थी, क्योंकि पाकिस्तान का मेष लगन है और भारत का वृषभ लगन है। देखिए पाकिस्तान क्या हुआ, 1971 में एक ईस्ट पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया और हम ही ने करवाया। हम में वो दमखम है, हम करवा सकते हैं। और शुभम जी, हम पीओके भी लेके आएंगे, वो भी दमखम रखते हैं हम। और ये अभी नहीं, 2025 में भारत युद्ध करेगा, जब भारत की मंगल की महादशा शुरू होगी। शायद हम स्टॉक मार्केट में थे, वहीं पे आ जाते हैं वापस। पर सर ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन कर दी है आपने, तो इसको नहीं, कंप्लीट इसको मैं आगे और कंप्लीट करूंगा। मैं तो भाई जनता से बोल देते हैं भाई बने रहे इस पॉडकास्ट में, आखिरी आखिरी में बहुत प्रेडिक्शंस होने वाली हैं, बढ़िया बढ़िया। अभी मैं वार के ऊपर प्रेडिक्शन करूंगा कि भारत क्या तांडव दिखाने वाला है पूरी दुनिया को। इसमें थोड़ा सा तसल्ली से बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब भारत की बात आती है ना तो थोड़ा से रोम कोप्स हमारे थोड़े से खड़े हो जाते हैं। अक्सर मैं वंदे मातरम से ही रूबरू होता हूँ लोगों से, तो लोग कहते हैं कि भाई वंदे मातरम क्यों कहते हो आप। कई लोग नमस्कार बोलते हैं, कई कुछ कहते हैं, मैं वंदे मातरम कहता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि भाई मैं आर्मी पर्सन तो नहीं हूँ, कम से कम आर्मी वाले तो बॉर्डर में जाकर देश की सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम हम वंदे मातरम रहकर हम पब्लिक के लिए लोगों से कनेक्टेड तो रह सकते हैं। क्योंकि आप भी सोचिए, जब आप लोग वंदे मातरम बोलते हैं तो कभी ना कभी आपको वो उफान तो आता होगा आपके ब्लड में। और जय हिंद, भारत माता की जय, मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि जय हिंद बोलो या तो वंदे मातरम बोलो, ये देश का नारा है, हमें ये पहचान है हमारी, वंदे मातरम। चलिए अब आते हैं स्टॉक मार्केट पे। 2008 की बात है। आई थिंक आप लोग मेरे से बहुत छोटे हैं, मैं 44 का हूँ, आई थिंक आप 26-27 की एज में होंगे। ऑरकुट सुना होगा आप लोगों ने? करा भी है सर, यूज भी करा, स्क्रैप्स देते उस पे। तो ऑरकुट होता था उन दिनों में, और मुझे याद है मैंने रिलायंस का आरपीओ आया था अक्टूबर 2008 में। तो मैंने तब आर्टिकल लिखा था एक ऑरकुट में, और मैंने किसी रिक्वेस्ट की थी किसी पब्लिशर से कि भाई मेरा पेपर में छाप दो, क्योंकि तब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चल रही थी 22,700 पे। और लोग कह रहे थे, आनंद राठी जी कह रहे थे उस समय अब 25 का टारगेट है। मैंने कहा ये 7800 का टारगेट, 7800 गिरेगी ये। तो लोगों ने मुझे, मैं मुंबई में था उस समय, तो मुंबई में पागल को येड़ा बुलाया जाता है। तो जब मैंने ऑरकुट में ये पोस्ट डाली, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, तो मुझे कई लोगों ने बोला ये आदमी येड़ा हो गया। येड़ा मीन्स पागल हो गया है। तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है भाई, आपको येड़ा बुला रहे हैं लोग, लेकिन मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग येड़ा बुलाते रहो, क्योंकि मेरे कुछ वेंचर्स हैं और मैंने बहुत पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट में खुद भी, और बहुत सारे लोगों को सजेशन भी दिए हैं। ऐसे ऐसे पेनी स्टॉक बताए हैं जो 56 पैसे के थे, आज 800 रुपये के हो चुके हैं। तो मैंने क्या किया दीपक, मैंने सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर लिया अपना उसी टाइम पे। रिलायंस का आरपीओ आया और वो फॉल किया शाम के समय, मैंने सारा पैसा विड्रॉ कर लिया, और फिर लेकिन मार्केट बढ़ती गई 3-4 दिन तक। फिर देखिए थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, और 5वें दिन धमाका हो गया।
डबल सर्किट एक ही दिन में, मार्केट 20% क्रैश, अगले दिन थोड़ी सी रिकवर होती है 4%, तीसरे दिन फिर सर्किट। अरे भाई साहब, सर्किट पे सर्किट लगते चले गए। जो मार्केट 23.5 के आसपास पहुंची थी वो क्रैश करने के बाद 7800 टच की थी उस समय। और जो आपकी प्रेडिक्शन जी थी। और देखिए मैंने भी खूब पैसा कमाया। जब मार्केट 16-17 हज़ार पर नीचे आई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तब मैंने वहाँ से बाइंग करना शुरू किया। तो मुझे लॉस होता गया, लेकिन मैंने कहा भी एवरेज बनाते जाओ, कितना गिरेगी। तो मैंने काफ़ी नीचे बाइंग करता गया, 7800 पे भी मैंने खूब बाई किया। बल्कि मैंने अपने प्रोविडेंट फंड, मेरे फादर भी नाराज़ हो रहे थे, भाई क्या कर रहे हो। मैंने अपने 3 प्लॉट बेच दिए, 2 फ्लैट बेच दिए। मैंने कहा नहीं, खरीदो और ख़रीदो। तो देखिए यही होता है स्टॉक मार्केट का डिफरेंस, कि आप समझते कैसे हैं। गेन तो होता है, लेकिन आपको सही टाइम पे रिस्क लेना है। गलत टाइम पे रिस्क लेंगे तो धमाका तो होगा। अब जैसे आजकल बबल बना हुआ है, आज 29 जून है, अब धमाका होने वाला है, बस उसकी मेरी कैलकुलेशन चल रही है। अब मैं एक डेट प्रेडिक्ट करूंगा, जैसे मैंने ये मार्च 2020 में भी मैंने बता दिया था, सॉरी ये जनवरी 2020 में मैंने बता दिया था, एक आर्टिकल आया था मेरा, फेसबुक पे भी मैंने डाला था कि मार्च में 2020 में धमाका होगा मार्केट का। उस समय भी क्रैश हुई थी, अभी 2 माह पहले भी करेक्शन हुई थी, इलेक्शन के टाइम पे भी करेक्शन हुई। तो जब जब भी मुझे पता होता है, मैं अपना स्टॉक बेचकर फिर मैं 3 दिन बाद खरीद लेता हूँ। और मेरे दोस्तों को भी मैसेज कर देता हूँ कि भाई, मेरे क्लाइंट्स को भी मैसेज करता हूँ कि आ जाओ बाहर, 4 दिन बाद फिर बाइंग करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा 100% एक्यूरेसी रही है, लेकिन 95% मेरी एक्यूरेसी इसमें रही है। देखिए बहुत मैथमेटिक्स है, बहुत गणना करनी पड़ती है। खुदा नहीं हूँ मैं, भगवान नहीं हूँ, गलतियाँ होती हैं। लेकिन पंचम घर से ये भी पता चलता है कि किस जातक को कुंडली में बेनिफिट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। एक्चुअली दीपक क्या होता है ना, लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट इजी मनी, अरे लगाओ उधार ले लो 5-10 लाख रुपए बैंक से और शुरू करते हैं। पैसा डूब जाता है लोगों का स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटी में लोग पैसा लगाते हैं और डूबते हैं। और उसकी वजह से कई लोगों को मैंने सुसाइड करते भी देखा है। और देखिए मैं अभी जैसे बताता हूँ, 2020 में जो कोविड की टाइम चल रहा था, तो कुछ ऐसे स्टॉक थे जो फॉल कर गए थे। मैंने लिस्ट बनाई, क्योंकि घरों में बैठे थे उस समय पीयूष जी, और गणना की। तो अभी सेबी का मेंबर नहीं हूँ मैं, तो स्टॉक का नाम नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये स्टॉक्स हम मेल में करते हैं या तो लोगों को वर्बली बताते हैं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से कोई भी नहीं बता सकता। आप भी नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं, क्योंकि जो सेबी के मेंबर हैं वही स्टॉक का नाम ले सकते हैं। तो एक 56 पैसे का स्टॉक था, सॉरी 58 पैसे का। तो मैंने सब दोस्तों को कहा कि 1-1 लाख स्टॉक सभी लोग ले लें। आज वो 1200 पहुँच गया है। तब 58,000 के लिए थे, अब मेरे पास भी हैं बहुत सारे। तो और ऐसे ही मैंने पेनी स्टॉक की लिस्ट बनाई थी, कम से कम 25-26। सर ऑफ कैमरा हमें भी दे देना, मैंने आपको भी दे देंगे। तो उस समय लिस्ट बनाई मैंने 22-25 स्टॉक्स की, पेनी स्टॉक्स की। सबको बांटे। मैंने कहा भाई घर में बैठे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, कम से कम भाई स्टॉक तो ले लो, 50 पैसे के, 1 रुपए के, ये मिलेंगे नहीं, मैंने कहा। तो जिन्होंने लिए थे दोस्तों ने, वो तो फ़ायदे में रहे। कुछ हमारे मित्र ऐसे भी थे, उन्होंने बोला यार मैंने तो 70 पैसे में लिया था भाई, वो तो 40 पैसे में आ गया, तो मैं तो बेच दिया, 30,000 का लॉस बुक कर लिया, ठिकरा भी फोड़ दिया गया मेरे ऊपर कि भाई मैंने बताया थोड़ा सा पेशेंस से रख लो। एंड आज वो कहते हैं कि यार वो 30 पैसे जो आया था, आज वो 700 रुपये चला गया। तो वही बात है। देखिए स्टॉक मार्केट गणना मैं बल्कि हर माह मेरे अपने एस्ट्रो कपूर चैनल में लाइव वीडियोस देता हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर। अभी आज तारीख है जैसे कि 29 जून, कल संडे है 30 जून को 12 से 2 बजे तक लाइव वीडियो रहेगा मेरा, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा मैं। लेकिन इस माह से हमने इस सर्विस को प्रीमियम मेंबर्स के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियो सुन के आते हैं, उनको पता है कि फ़ायदा होगा, लेकिन गलतियाँ करते हैं छोटी छोटी और लॉस बुक करते हैं और ठीकरा हमारे सिर पर फोड़ देते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर हमारे पास आए तो अनसीरियस लोग ना आए, जिनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई है, जो समझ है, जो काम कंपोज पर्सनैलिटी है, जिन्हें पता है कि मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, और जो ये समझ के आए कि प्रशांत के ऊपर प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो 100% एक्यूरेट नहीं होंगी, वो 95% की एक्यूरेसी होगी। थोड़ा सा दिमाग उन्हें खुद लगाना पड़ेगा कि अचानक कोई वार शुरू हो गई और हमने पीओ के ऊपर अटैक कर दिया, कुछ हो गया तो क्या होगा, मार्केट क्रैश होगी। जैसे अक्सर होता है, गलवान में अटैक हुआ, क्या हुआ, करेक्शन उस समय 400 पॉइंट नीचे चली गई। अब ये जो पॉइंट होते हैं ये सडन चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। लेकिन इस माह की भी बात करूं तो मैंने 1 जून को वीडियो दिया था कि निफ्टी 28 जून 2024 को 24,146 स्टैंड करेगा। तो पिछले दिन 28 जून को दिन को 2 बजे
एग्जैक्ट डाटा स्टैंड किया था। अब आप कमेंट पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे, पीपल आर सो हैप्पी क्योंकि कई लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। सेम उसी वैल्यू पे एग्जैक्टली लेकिन जो फाइनल स्टैंड हुआ 3:30 बजे वो था 24,048, शायद आप डाटा देख सकते हैं। तो देखिए 24,050 भी अगर आता है तो इसको 100% एक्यूरेसी बोलेंगे अगर आप एवरेज निकालेंगे तो, जैसे 100% एक्यूरेसी। तो किसी किसी माह में 100 रहता है, कभी 95, 98, एवरेज 96-7 की अभी चल रही है मेरी। और रही बात हमारे पेनी स्टॉक्स की, तो जो मेरे क्लाइंट हैं जो प्रीमियम मेंबर हैं तो उन्हें हम मेल में या बताते, वर्बली भी बताते हैं, तो पैसा भी लोग कमाते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में 5वां घर कमज़ोर होता है तो मैंने पहले कह देता हूँ कि भाई मत करो, आप कोई और काम कर लो, क्योंकि मुझे पता है गलती करेंगे। अच्छी प्रोडिक्शन देने के बावजूद भी पीयूष वो गलती करेंगे और बोलेंगे भाई आपकी वजह से ये हुआ, क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं, मार्केट थोड़ी सी गिरी नहीं एंड बेचना शुरू कर देंगे कि भाई थोड़ा सा होल्ड रखो, पेशेंस रखो। ये गड़बड़ होती है। और देखिए अगर आपकी किस्मत में नहीं है ना तो नहीं मिलेगा शुभम, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर ये तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट लोगों को समझा कर प्रेडिक्ट करके लोग बहुत पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप जेम स्टोन्स का भी काम करते हैं। और हमने जेम स्टोन्स के बारे में अपने पॉडकास्ट में बहुत बातें करी है, बट मैं जानना चाहता हूँ आप जो जेम स्टोन्स रेकमेंड करते हैं, बताते हैं, वो कैसे डिफरेंट है बाकी जेम स्टोन से। और दीपक अगर मैं जेमस्टोन्स की बात करूं तो 99.99% जेमस्टोन इस समय मार्केट में डुप्लीकेशन है, लेकिन जब रिपोर्ट आप लेंगे तो वो ट्रू आएगी, लैब टेस्ट में ट्रू आएगा। वो भी मैं बताऊंगा कि ट्रू क्या आएगा, और जो बीच में माइक्रो डाटा लिखा है जिसे एक लेमैन समझ नहीं पाता है वो कहाँ गलती करता है। जैसे कि मेरा खुद माइनिंग का काम है मेरी जयपुर में, थाईलैंड में शांतापुरी में मेरी फैक्ट्रीज़ हैं, गुजरात में खंबात में भी मेरी फैक्ट्री है, तो लेबर काम करती है। सर आपको तो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। हाँ नहीं, काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन देखिए दीपक मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरा ये कहूँगा हनुमान जी की कृपा है कि मुझे कोई छोड़ कर नहीं जाता आज तक। जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जो एक बार आ जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट माई एम्प्लॉयज़, दे आर द एस्ट्रो कपूर फैमिली, वे मेरे फैमिली मेम्बर हैं। वो कभी किसी को हेल्थ इश्यूज़ होता है तो हम सोचते नहीं हैं किसी का मेडिकल है या नहीं है, कंपनी के फंड में से पैसा दे दिया जाता है, चाहे कितना भी देना पड़े। या किसी का एजुकेशन का इशू है, हेल्थ का इशू है, कोई भी इशू है, तो देखिए जब लोगों को साथ लेके चलेंगे तभी लोग साथ देंगे आपका। तो मैं ये कहूँगा कि वो प्रशांत कपूर के लिए काम करते हैं, मेरी कंपनी के लिए काम नहीं करते वो, क्योंकि देखिए कंपनियाँ तो आती जाती रहेंगी। वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि दल आते जाते रहेंगे, ठीक है, लेकिन लोगों की पहचान बनी रहनी चाहिए। सो बात यह है कि बात चली थी जेमस्टोन पर। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आज हम रूबी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूबी, पुखराज, नीलम, ये सबसे ज़्यादा हाई सेलिंग जेमस्टोन्स हैं आज की डेट में मार्केट में। और कौन सा जेमस्टोन सेल हो रहा है? थाईलैंड में जो बनाया जाता है, और वो कहाँ से आता है? साउथ अफ्रीका से। वाइट जेमस्टोन होता है वो सफ़ेद कलर में, और उसका जो एक्चुअल जियोलॉजिकल नेम है जो शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा, इट कॉल्ड कोरंडम। बेसिकली इसका नाम ही कोरंडम है। तो वाइट पत्थर आता है, और देखिए मेरी भी फैक्ट्री है, मैं भी बना के बेचता हूँ, लेकिन मैं ट्रीटेड भी बेचता हूँ, ओरिजिनल भी बेचता हूँ। एंड जो हमारी वेबसाइट है astrokapur.net, उसमें हमने सब कुछ लिखा है कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा ट्रीटमेंट है, किसका रेडिएशन मेथड है, एंड किस में लेड फिलिंग है, फिशर फिलिंग है, बहुत सारे मेथड हैं इसको ट्रीट करने के। एंड कौन सा 800 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर हीट किया गया है, और कौन सा अर्थ माइन नेचुरल है। 99.99% जितने भी रूबी, पुखराज, नीलम, जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग जेमस्टोन है, ग्लास फिल्ड हैं, जिसमें कि 65% आपका पत्थर है और 35% जिसमें लेड डाला गया है। जो भी कलर चाहिए, रेड चाहिए, पिंकिश रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, येलो चाहिए, वो कलर हम इंजेक्ट कर देते हैं। 1800 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर पत्थरों में लेड पिघला कर उसमें कलर इंजेक्ट करके उनको बनाया जाता है, रफ बनाई जाती है, छोटे छोटे पत्थर, फिर उनकी कटिंग की जाती है। अब शायद हो सकता है कि थाईलैंड की गवर्नमेंट ये बंद कर दे कारोबार अभी, क्योंकि लोगों को कैंसर भी हो रहा है वहाँ पर, और हम भी चाहते हैं कि इस काम को बंद किया जाए। लेकिन देखिए वहाँ पर हमारे भी 400 लोग काम करते हैं, सबकी दुकान होता है ना कि सबका घर चल रहा है वहाँ पर। और देखिए अगर ये जितने भी जेमस्टोन हैं हम लोग भी बेचते हैं, लेकिन बोल के। और कॉस्ट क्या आती है इस रूबी की? मात्र 76 रुपये, 80 रुपये, 85 रुपये। और मार्केट में कितने का बिकता है? अगर गोल्ड में फिट हो गया 50,000, लाख, 2 लाख। अब ये एस्ट्रोलॉजर की हिम्मत है कि आप कितना विश्वास करते हैं अपने ज्योतिषी के ऊपर। देखिए ज्योतिषियों का ऐसा हो गया ना कि भग में कपड़े पहन के आएंगे, टीका बढ़िया से लगाएंगे,
आप कहीं ना कहीं वो कपड़ों के ऊपर विश्वास कर ही लेते हो। आपको नहीं पता होगा कि इससे जातक को शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान है भी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज्योतिषी वो हो जिसे शस्त्र का भी ज्ञान हो और शास्त्र का भी ज्ञान हो। और हाँ, मैं दोनों का ज्ञान रखता हूँ। मैं कि स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, बॉक्सर भी रहा हूँ किसी ज़माने में, आज भी प्रैक्टिस करता हूँ। सो चलिए बात करते हैं जेम स्टोन की। तो देखिए, ऐसे जेम स्टोन बहुत सारी डुप्लीकेसी है। और अगर हम रियल रूबी की बात करें तो रियल रूबी कितना आता है? बहुत कम है रियल रूबी। पुखराज सबसे हाईएस्ट सेलिंग है। पुखराज में भी अगर हम मान लीजिए श्रीलंका का या बर्मा का जो ओरिजिनल भी आता है नेचुरल, उसमें भी अगर 100 जेमस्टोन हमारे पास होते हैं ओरिजिनल, जिसमें ट्रीटमेंट में बिल्कुल नेचुरल आएगा, उसमें भी वो 100 के 100 काम नहीं करेंगे, हार्डली 2 या 3 काम करेंगे। क्योंकि ऐसी दुनिया की अभी तक कोई लैब है ही नहीं जो जियोमेट्रिकल टेस्ट कर सके। और उसके लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी डॉक्टर सतरूपा भट्टाचार्य जी कपूर है, जो हमारी जियोलॉजिस्ट हैं, वो एक्सटर्नल डायरेक्टर भी हैं और हमारी वाइफ भी हैं। तो वो जियोमेट्रिकल टेस्ट करवाती हैं उनका, जो मैग्नेट में होता है, तो उससे जेमस्टोन की पावर देखी जाती है। और वैसे ही जेमस्टोन हम अपनी वेबसाइट में लगाते हैं ताकि जो भी कोई लेके जाए तो उसको पूरा फ़ायदा हो। और जो बाकी रिमेनिंग होते हैं वो हम ज्वेलर्स को सबको सेल कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंस कोई नहीं है, सब नेचुरल है। वो जियोमेट्री से आपको समझना पड़ेगा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। स्ट्रेंथ चेक कैसे करोगे, उसकी लेबोरेटरी ऐसा नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लैब्स का, बड़ी बड़ी लैब्स हैं दुनिया की 4-5, उन्हें मालूम है कि जियोमेट्रिकल टेस्ट कैसे होता है। लेकिन जिस दिन ये मेथड आ गया उस दिन नेचुरल वाले भी बिकना बंद हो जाएंगे। सर एक कॉन्सेप्ट ये भी चल रहा है कि आपके स्टोन को एनर्जाइज किया जाता है मंत्रों के द्वारा, तो वो मेथड एक्चुअली वर्क करता है? शुभम, बिल्कुल। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी, जेमस्टोन की शुद्धि नहीं की जाएगी, तब तक वो कार्य नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को 12:30 बजे राम मंदिर का उद्घाटन किया जाता है। वो भी देखिए, सनातन में 500 वर्षों के बाद एक जीत मनाई जाती है। तो वो 12:30 बजे 22 जनवरी को ही क्यों किया गया, और वो प्राण प्रतिष्ठा ही क्यों की गई मूर्ति की? बेसिकली एक तरीके से जीवदान दे दिया जाता है, एक हाई एनर्जी लेवल जनरेट किया जाता है मूर्तियों के बीच में, ताकि वो आपको पावर्स देती रहें, उससे एक हाई वाइब्रेशन जनरेट हो। तो इसलिए जब तक जेमस्टोन अगर आपका ओरिजिनल भी है, मान लीजिए जियोमेट्रिकल टेस्ट में भी वो खरा उतरता है, अगर आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई तो ऐसे वो 10% काम करेगा, वैसे वो प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद 100% कार्य करेगा। और प्राण प्रतिष्ठा तभी होती है जब आप जेम को माउंट करवाते हो, जब अंगूठी में या लॉकेट में जब आप उसे बनवा लेते हो, वैसे नहीं होता है। और एक चीज़ मुझे और बतानी थी, जैसे हम बात कर रहे थे रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, जैसे रूबी की आप टेस्ट रिपोर्ट कभी करवाइएगा मार्केट में, लेकिन ऑथेंटिक लैब से, तो क्या होता है, या रूबी या पुखराज की, तो उसमें नीचे लिख के आएगा नेचुरल सैफायर, मीन्स नेचुरल पुखराज। पुखराज कोई नहीं लिखेगा। जो पुखराज लिखते हैं, मान लीजिए कि वो तो घर में प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है, प्रिंटर और धागा धन प्रिंटिंग निकाली जा रही है, तो नेचुरल सैफायर लिखा होगा जो लेड फिलिंग वाला होगा। लेकिन अगर आप उसका नीचे अंदर देखेंगे, फील्ड होती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, तो उसमें आना चाहिए आपका फिंगरप्रिंट, बिकॉज हर जेमस्टोन के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। जैसे आपके अलग हैं, मेरे अलग हैं, आपके पीयूष अलग हैं, पूरी दुनिया में 800 करोड़ आबादी है, सबके फिंगरप्रिंट अलग हैं, मैच नहीं होते हैं। इसी तरीके से जो नेचुरल जेमस्टोन होता है उसके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, उसे पहचाना जा सकता है 2000 वर्षों के बाद भी कि ये इस फला व्यक्ति का जेमस्टोन था। लेकिन जब आप उसमें फिलिंग कर देते हैं, फिंगरप्रिंट उसके गायब हो जाते हैं। और आप मैग्नीफायर से फिंगरप्रिंट देख सकते हैं, तो उसमें लिख कर आता है रिपोर्ट में फिशर फिलिंग ऑब्जर्व, उसे शॉर्टकट मेथड में लिखा जाता है FFO, ताकि लोग समझे ना। क्योंकि आप यही देखोगे कि नेचुरल सैफायर और येलो सैफायर मीन्स कि ठीक है, ओरिजिनल है, पहन लिया, भाई अंदर भी तो थोड़ा सा देख लो, गूगल में जाके पढ़ाई भी तो कर लो कि फिंगरप्रिंट भी तो होने चाहिए। और ज्वेलर्स ये बात नहीं बताते हैं। देखिए, ज्वेलर्स की भी गलती नहीं है, मैं नहीं कहूँगा ज्वेलर्स डुप्लीकेशन करते हैं। देखिए, उनको जो आता है वो बेचते हैं, वो उनका काम है, बिजनेस है उनका। जैसे मैंने भी बताया कि हमारा भी बिजनेस है, हम हर तरह की चीज़ें बनाते हैं, हर तरह का सामान बिकता है। लेकिन जो मेरे अपने क्लाइंट हैं, जो मेरे साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन से स्वयं चूज़ करके उन्हें दूं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब मैं दूंगा तो उसके फ़ायदे होंगे। और दीपक, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने जेमस्टोन अपने हाथों से दिए हैं जो कभी ऑल इंडिया हमारी इंश्योरेंस कंपनी में जो कोई क्लैरिकल की जॉब करते थे 12 या 15 हज़ार रुपये की, उनके आज चार्टर्ड प्लेन्स हैं खुद के।
एंड मेरे ऐसे कई क्लाइंट हैं, मेरे आज 7 ऐसे क्लाइंट हैं जो चार्टर प्लेन हैं, और अगर वो वीडियोस देख रहे हो तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। कभी मुझे भी जाना होता है तो कभी फ़्लाइट अवेलेबल नहीं होती तो मैं कॉल करता हूँ कि भाई मुझे जाना है, अरे नहीं कपूर साहब फ़्लाइट भेज देते हैं आपके लिए, तो दिल्ली में मेरे लिए फ़्लाइट आ जाती है। और तो देखिए मेरे पास खुद का तो है नहीं, नहीं मुझे चाहिए भी नहीं खुद का, मेरी बिकॉज़ इतनी बड़ी इच्छाएं नहीं है, जो मुझे चाहिए मेरे पास सब कुछ है। आई फील कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और अगर आपके पास हेल्थ है ना तो सारे सुख हैं आपके पास जीवन के। तो ये वही लोग हैं जो 12,000 की सैलरी से आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज बना ली हैं, आज 3-3 4-4 चार्टर प्लेन्स हैं। तो कहाँ से कैसे पहुँचे? और उनकी जेमस्टोन्स की भी बात करें तो ऐसे भी मेरे क्लाइंट हैं जो लास वेगास में उनके अपने कैसीनोस हैं, उन्होंने 8-9 करोड़ रुपए तक का नीलम पहना हुआ है हाथ में, क्योंकि उनको पता है कि आज 8 सीआर का नीलम पहनूंगा तो ये 80 सीआर बना के देगा। देखिए जेमस्टोन अगर आप पहनते हैं और जेमस्टोन ने अगर अपनी कीमत पूरी की ही नहीं तो वो जेमस्टोन बेकार है। पीयूष, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का पुखराज ले लिया और वो अपनी कीमत पूरी नहीं करेगा तो वो पुखराज पहनने का कोई फायदा नहीं है, वो सब ऑल फेक। पुखराज को अपनी कीमत निकाल कर कमा के देना चाहिए आपको, तब फायदा है उसका। और जिस कार्य के लिए वो पहना गया है वो कार्य तो होने चाहिए ना आपके, अदरवाइज फिर तो पत्थर हुआ, वो पुखराज कैसे हुआ वो। और एक बात और कहना चाहूँगा, आई थिंक मैं भारत का पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने 800 जेमस्टोन्स के ऊपर रिसर्च की है। ऐसे भी कई जेमस्टोन हैं जो 200-500 रुपए के मात्र के होते हैं, कई बार मैं वो भी बताता हूँ लोगों को, क्योंकि हेल्थ के लिए वही काम करते हैं। 5 लाख के रुपए का पुखराज काम नहीं करेगा, वहाँ पर 200 रुपए का क्रिस्टल काम करता है। लेकिन ज्योतिषी लोग नहीं बताते हैं चीज़ें, क्योंकि सबसे पहले अपनी पॉकेट देखनी होती है सबको। और यही तो बताता हूँ मैं सब लोगों को कि ज्योतिष सीखो, लेकिन साथ साथ में कोई और बिजनेस भी करके चलें आप, ताकि आप ज्योतिष को माध्यम ना बनाएं पैसा कमाने का। सर क्योंकि आपने इतनी सारी हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कुछ जनरलाइज्ड रेमेडीज भी होती है लोगों के लिए जो वो करनी चाहिए, या फिर वो पर्सनलाइज्ड होती है एज पर योर कुंडली? तो रेमेडीज के बारे में आपका क्या टेक है और आप कैसी रेमेडीज रेकमेंड करते हैं? शुभम, रेमेडीज कुंडली वाइज अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली दोज आर पर्सनलाइज्ड, ओके। लेकिन कुछ ऐसी न्यूट्रल यूनिवर्सल रेमेडीज हैं जो हर एक व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ रेमेडीज फॉलो कर सकता है, और आप अपने ग्रहों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य क्या है? पिता, गुरु। अगर आप अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, आजकल कितना करते हैं हम लोग, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी पिता हैं। कई लोग कहते हैं वो ये नहीं करना है, तो मैं भी उनको कहता हूँ कि ठीक है जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। करते तो हम अपनी मन की हैं, लेकिन कम से कम शुभम वो खुश तो हो जाते हैं कि बेटे ने हमारी बात डिनाई नहीं की। उनको मालूम भी है कि वो करेगा अपने मन की, लेकिन अगर हम बोल देंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे आपके हिसाब से, कितना बुरा लगेगा उनको। तो आपने ब्लेसिंग्स ले ली अपने गुरुओं की। चंद्रमा आपकी माता है, तो आप अपने चंद्रमा को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आप अपनी माँ को खुश रखें। मंगल आपके भाई बंधु हैं आपके। बुध से भी ऐसे ही आप भाई बंधुओं को कनेक्ट करेंगे। शुक्र आपकी पत्नी है। देवगुरु बृहस्पति भी आपके गुरु हैं। शनि देव जी लेबर हैं। कंपनीज में जो लोग काम करते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वेंचर चला रखे हैं, आप देखिए जब मल्टीपल तरीके से वो फायरिंग करते हैं कि आज किस कंपनी ने इतने लोगों को निकाल दिया, क्या होता है वो कंपनियां क्या बचती हैं बाद में? क्योंकि आप कहीं ना कहीं शनि देव जी का कर्ज ले रहे होते हैं। देखिए ये मजबूरी ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसकी 25-50 हज़ार लाख रुपए की सैलरी, जिसको घर चलाना है, वो मजबूरी उसी को पता है कितनी तकलीफदायक समय होता है। तो शनि देव जी का कर्ज ले रहे हैं। तो ऐसे ही हर ग्रह की एक यूनिवर्सल रेमेडी डेली की है। बाकी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। वही बात है ना कि हम वैदिक सिस्टम से जीना शुरू करें, आचरण सही रखें और इन फंडामेंटल्स को अपनाएं, तो ग्रहों को हम खुश डेली कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यज्ञ की भी बात करूँगा, और हाँ ये बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा नंगा सच मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूँ जो आज तक विश्व में किसी ज्योतिषी ने नहीं बताई बात। आज देखिए, आज 29 जून है, आज भी यज्ञ हो रहे हैं, आपके आस पड़ोस में भी हो रहे होंगे। लेकिन यज्ञ का तो मुहूर्त 24 अप्रैल 2024 को ख़त्म हो गया है। 23 अप्रैल 2024 को लास्ट मुहूर्त था यज्ञ का। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं, उसके बाद शुक्र अस्त हो जाते हैं। अब इस समय शुक्र उदय हो गए हैं, गुरु अस्त चल रहे हैं। अब ये 7 जुलाई को दोनों इकट्ठे मतलब पोजीशन पे आएंगे, कंबशन से बाहर आएंगे।
तो 8 जुलाई को भी यज्ञ का मुहूर्त नहीं है, 9 जुलाई को यज्ञ का मुहूर्त होगा, जिसमें विधान है कि आप पूजा तो करवा सकते हैं उस व्यक्ति की जो क्रॉनिक डिसऑर्डर से पीड़ित है, असाध्य रोगों से, लेकिन आप हवन नहीं करवा सकते। आप अच्छा, हवन करवाएंगे तो आहुति किसको देंगे? आप असुरों को देंगे, पाताल लोक में आपकी आहुति जाएगी। और कितने ही यज्ञ गलत हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, लोग यज्ञ करवाते हैं और पता चला यज्ञ करवाने के बाद धन का क्षय हो गया, आयु का क्षय हो गया, एक्सीडेंट हो गया, घर में आग लग गई। क्योंकि जब आप अग्नि की जो आहुति होती है, जब पाताल लोक में होगी तो उससे आपका आयु का क्षय होगा, आकाश लोक में होगी तो धन का क्षय होगा। अगर मैं भारत की भी बात करूं, और ये अगर कोई ज्योतिषी लोग सुनना चाहूँगा तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें, और सनातन से जुड़े हुए हैं आप लोग, कम से कम नहीं आता है तो कम से कम पढ़ाई करें, थोड़ी सी, एक 3 घंटे का कोर्स है, मुहूर्त अच्छे तरीके से निकालना सीखें। 99.70% केसेस में यज्ञ के मुहूर्त भारत में गलत निकाले जाते हैं और लोगों को नुकसान होता है। जैसे हमारे 5 आश्रम हैं आज की डेट में भारत में, और अभी रिनोवेशन पे चल रहे थे पिछले 2 माह से, तो हमने कोई काम नहीं करवाया किसी का। एक को एक्टिव रखा था कि कोई अगर वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, तो उसकी पूजा करवाई जाएगी, लेकिन यज्ञ नहीं करवाएंगे हम। यज्ञ होगा 9 जुलाई से शुरू, वो भी चंद्रमा नक्षत्र शोधन। जब तक वो नहीं होगा यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। और यज्ञ जब आपका होता है, जैसे कुछ ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास, जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात चली थी, टिनाइटिस, आपने सुना होगा, कई लोगों को कानों में आवाज़ सुनाई देती है, हिजिंग नॉइज, टन टन की आवाज़, तो कितना पेनफुल है उन लोगों को। ऐसे लोगों को मैं एक ही यज्ञ से ठीक करवा देता हूँ, कुछ क्रिस्टल थेरेपी देकर। शिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, ADHD, ऐसे कई सारे रोग हैं, किडनी डिसऑर्डर्स, जिनकी किडनी में स्टोन बनते हैं, गॉल ब्लैडर में, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसे भी कई लोग ठीक हुए हैं। यज्ञ ही ठीक कर देता है, अगर यज्ञ सही तरीके से किया जाए। मंत्रों में इतनी भयंकर शक्ति है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप नियमों को फॉलो करते हैं। नियमों को कोई फॉलो करना ही नहीं चाहता, क्योंकि नियम इतने टफ हैं, और सबसे टफ नियम रावण ने बनाए थे। रावण से टफ नियम यज्ञ में किसी ने नहीं बनाए। थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं आप लोगों का, कि अगर हम यज्ञ की बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे 5 आश्रम हैं भारत में, और अभी तो ठीक है, आप मुझे इस अटायर में देख रहे हैं। कभी कभी मैं यज्ञ खुद करवाता हूँ पंडित के रूप में। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें लोग छोड़कर नहीं जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ का मेरा डिवीज़न है उसमें कुछ यंग लड़के छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मेरे टफ तरीके हैं कि नहीं, ये होना है तो होना है, एक्यूरेसी चाहिए, वरना नहीं पूजा करेंगे, गलतियों को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रावण की ही बात चली थी, तो रावण के ऊपर एक एपिसोड है, अगर कभी आप पढ़ेंगे एपिक्स में, जब राम और रावण के मध्य युद्ध हुआ था, दीपक एंड पीयूष एंड शुभम, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उस समय क्या हुआ था, श्री रामचंद्र 3 दिन तक लगातार बाण चलाते रहे रावण के ऊपर, और रावण का बाल भी बांका नहीं होता था, उसके रथ के ऊपर कोई अटैक भी नहीं हो पा रहा था। परेशान हो गए थे रामचंद्र कि हम करें क्या, युद्ध को जीते कैसे। तब मालूम चला था कि साक्षात तारा देवी, माँ तारा देवी का आशीर्वाद था रावण के ऊपर। वो साक्षात रावण के रथ के ऊपर विराजमान रहती थी। और सोचिए, रावण ने माँ तारा देवी को, रावण ब्रह्मांड में एक ऐसे पहले शख्स थे, पहले और आखिरी, जिन्होंने माँ तारा देवी की साधना करके उन्हें प्रकट करवाया था। साक्षात उनसे वरदान लिए थे। उन्होंने अपनी पूरी गर्दनें काट दी थी, उन्होंने अपनी 15 बाजुएं भी काट दी थी। और ऐसा नहीं, उनसे पहले भी ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, लेकिन जब माँ साक्षात तारा देवी जब प्रकट होती थी, तो देखिए तारा देवी का प्रकट होना मतलब पूरी भूकंप, पृथ्वी में कंपन, शनिदेव जी तक कंपन। कितनी दूरी है शनिदेव जी की हमारे यहाँ से, और -400 डिग्री का टेम्परेचर रहता है वहाँ पर। मंगल में कंपन। जब माँ तारा देवी साक्षात आती है ना पीयूष, तो पूरे ब्रह्मांड में समुद्र वहाँ पर बेग में आ जाता है, समुद्र में तूफान आ जाते हैं, कंपन हो जाता है। तो जितने भी ऋषि मुनि जिन्होंने साधा था माँ साक्षात माँ तारा देवी को, जब उन्होंने उनका रूप देखा था, देख नहीं पाए थे, अंधे हो गए थे, जल गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। रावण एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, मैं मानता हूं कि उन्होंने अवैदिक पूजा की थी। वैदिक और अवैदिक दोनों में फर्क है। उसमें भी नक्षत्रों का बहुत महत्व है, किस नक्षत्र में आप पूजा करते हो। जैसे हम दवाइयों का भी एक पैरामीटर होते हैं कि असाध्य रोगों को ठीक करना है तो किस नक्षत्र में दवाई दी जाए कि आपके शरीर में वो दवाई कार्य करे। तो जब रावण ने माँ तारा देवी को जब प्रसन्न किया था,
वो पहले और आखिरी व्यक्ति थे, तो उन्होंने वरदान ले लिए थे। तो 3 दिन लगातार माँ तारा देवी के लेफ्ट राइट में उनकी डाकनियाँ और शाकनियाँ, बड़े बड़े अस्त्र, वृत्तास्त्र, चंद्रास्त्र, जितने आपके इंद्रास्त्र, इतने बड़े बड़े अस्त्र रावण के ऊपर छोड़े जाते हैं, आते भी नहीं उनके सामने। लेफ्ट में उनकी डाकनियाँ शाकनियाँ अस्त्रों को निगल जाती हैं। आप सोचिए इंद्रास्त्र कितना भयंकर अस्त्र है। आज इंद्रास्त्र अगर पृथ्वी पर चला दिया जाए तो वो न्यूक्लियर वेपन से भी बहुत बड़ा है। पृथ्वी खंड खंड हो जाएगी। आज समुद्र अपना रास्ता बदल लेंगे। आज हम दिल्ली एनसीआर में हैं, यहाँ समुद्र बन जाएगा और कहीं दुबई में सूखा पड़ जाएगा, वो पहाड़ बन जाएंगे। ऐसा है इंद्रास्त्र। तो जब ऐसा चलता रहा 3 दिनों के लिए, उसके बाद बड़ी परेशानी का सबब था ये। तो रावण को युद्ध में हराना बहुत मुश्किल था। और रावण, आप चाहेंगे मैं एपिसोड कंटिन्यू करूं ये, अगर आप सुनना चाहें? प्लीज प्लीज। तो जब कोई काट नहीं मिल पा रही थी, तो रावण तीसरे दिन क्या गलती करते हैं, जब शंखनाद होता है, क्योंकि युद्ध आज तो नियम कोई फॉलो नहीं करते, रात को भी 2 बजे युद्ध, उस समय शंखनाद मतलब सूर्यास्त हो चुका है, युद्ध खत्म हो चुका है, अब युद्ध नहीं होगा। और जैसे शंखनाद हुआ, रावण ने एक अपना अस्त्र चला दिया। मैं उस अस्त्र का नाम नहीं मुझे याद आ रहा है अभी, मैं कभी जरूर बताऊंगा आपको। रावण अपना अस्त्र छोड़ने ही वाले थे तो विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, सब लोगों ने कहा कि रावण तुम अधर्म करने जा रहे हो, सूर्यास्त हो चुका है, ये अधर्म है, ऐसा मत करो। और सबको मालूम था कि अगर ये अस्त्र छूट गया तो पूरी की पूरी रामचंद्र की सेना, वानर सेना खत्म हो जानी थी। सिर्फ कुछ ही योद्धा बचने थे, सुग्रीव, हनुमान जी जैसे, या जामुज जैसे, या श्री रामचंद्र जी के ऊपर कुछ आघात हो सकता था, लक्ष्मण के ऊपर। लेकिन रावण नहीं मानते हैं। वो देखिए, यही तो थी रावण की गलतियाँ। दंभ था, अभिमान था, इतने बड़े ज्ञानी, और इतना बड़ा ज्ञान जो आज भी ब्रह्मांड में उनसे बड़ा ज्ञानी आज भी कोई नहीं है। ना ज्योतिष में, ना आयुर्वेद में, ना कर्मकांड में 5 खंड उन्होंने लिखे हैं, उनसे बड़ा आज भी कोई नहीं है। लेकिन क्यों याद नहीं करते हैं? उनके अभिमान, उनके दंभ की वजह से। अहंकार था, शस्त्र छोड़ दिया। जब शस्त्र आगे मूव करता है, पूरी वानर सेना खौफ में कि अब क्या होगा, अब तो सब मारे जाएंगे। और माँ तारा देवी भयंकर रूप ले लेती हैं और वो परेशान करती हैं। उसके बाद पता इतना कंपन होता है, वो अस्त्र को खुद ही रोक देती हैं। अस्त्र को रोकती हैं, उनकी डाकनियाँ शाकनियाँ उस अस्त्र को भी खा जाती हैं। और माँ तारा देवी रावण की पिटाई भी करती हैं, पीटती हैं उन्हें। और रावण को बहुत सारे जख्म भी होते हैं शरीर में, रथ को भी तोड़ देती हैं वो, और उसका साथ छोड़कर भी चली जाती हैं कि ऐसा युद्ध में अनीति संगत कार्य हुआ है। वो उन्हें वरदान का वो रिमाइंड करवाती हैं एपिसोड कि मैंने कहा था कि अगर तुम युद्ध अनीतिबद्ध तरीके से करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। रावण ने उसके बाद भी कोशिश की थी माँ तारा देवी को प्रकट करने की, लेकिन कर नहीं पाए थे। उसका एपिसोड का भी दोबारा सुनाऊंगा मैं आप लोगों को कि वो क्या हुआ था। तो सर बड़ी डीप बातें थी ये, बड़ा ही मज़ा आया हमें। लेकिन हम वो बात नहीं भूल सकते जो आपने कहा था कि मैं जाते जाते कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस करूँगा। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ बताइए हमारे देश के लिए कुछ क्या होने वाला है, ताकि ये एपिसोड आने वाले टाइम के लिए यादगार बन जाए। और जब वो चीज़ें एक्चुअली होंगी तो फिर ये वीडियो रहेगी इंटरनेट पे। तो मैं चाहता हूँ कुछ आप प्रिडिक्ट करें हमारे। जरूर बताता हूँ, कोई ऐसी प्रेडिक्शन दूंगा जो अभी तक मैंने नहीं दी है कहीं। और हनुमान जी की कृपा है कि जो भी प्रेडिक्शन देता हूँ मैं वो 100% मंडेन एस्ट्रोलॉजी की सत्य हो जाती है। शुभम, दीपक, पीयूष, आप थोड़ा सा सोचिए कि जब 2014 में मोदी जी जब सत्ता संभालते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसी समय हम आज़ाद हुए थे। आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं 2026 में, ये तय है, आप नोट कर लीजिएगा। ये भी एक भविष्यवाणी है। अभी 5th पोजीशन पे चल रहे हैं हम लोग। 8 नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ था उस समय? चंद्र महादशा में, भारत की कुंडली की चंद्र महादशा में मंगल का अंतर चल रहा था उस समय, और थोड़े समय के लिए आया था। और वो ट्रेलर था। वो मोदी जी ने रात को कहा कि मित्रों आज से करेंसी बंद, ठीक है। और सोचिए मोदी जी ने वो ट्रेलर दे दिया। उस समय मोदी जी की भी चंद्र की ही महादशा चल रही थी, हमारे देश की भी चंद्र की महादशा चल रही थी। देखिए चंद्रमा का मतलब होता है कि जब आपकी चंद्र महादशा चलेगी तो देश में आपके रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी में इंफ्रास्ट्रक्चर,
कितना काम हुआ है। रोड आप देखिए, गडकरी जी ने कितने सारे रोड बना दिए हैं। आज हम मुंबई में भी कहीं जाना चाहें तो आप अपनी गाड़ियों में भी जाते होंगे, पता ही नहीं चलता कब पहुंच जाते हैं, लगता है विदेशों में है, शायद हम यूएस में हैं। अब सोचिए आप कि जब चंद्रमा में छोटा सा मंगल का अंतर जो कि 7 माह के लिए आया था, उसने डिमोनेटाइजेशन करवा दिया। तो जब 26 सितंबर 2025 को जब भारत में मंगल की महादशा आएगी भारत की कुंडली में, और वो भी तब जब मोदी जी की कुंडली में भी 3 वर्षों से मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है, तो क्या होगा आप सोचिए शुभम, जस्ट इमेजिन, कुछ बड़ा होने वाला है। मेजर चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। 2014 से पहले क्या होता था, हमारे राजनीतिज्ञ यूएस ने कुछ कह दिया, अरे सर ठीक है यार, ठीक है सर, जो आप बोलेंगे हम हो जाएगा। क्या हो रहा है आजकल, हमारे जेम्स बॉन्ड ही कहूँगा मैं, हमारे रविशंकर जी आज क्या कहते हैं, आप भी सुनते होंगे। आज वो विदेशों में जाते, इंडिया नहीं कहता आज कोई, भारत कहते हैं वो। आज यूएस वाले कुछ कहते हैं तो उन्हें वो मैसेज दे के आते हैं कि आप हमारी में नहीं आओ, हम कर लेंगे, और अब हम पंगे लेंगे पूरी दुनिया से, वो टाइम शुरू हो चुका है। और हाँ, शब्द शायद थोड़ा सा ना अच्छा लगे आपको सुनने में, भारत ने कभी किसी से पंगे नहीं लिए। अब हम 2025 सितंबर के बाद युद्ध भी करेंगे, पीयूके को खींच के हम अंदर भी लाएंगे, और अब होगा निर्णायक युद्ध। हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं होगा, और हमें चाहिए भी नहीं कोई हमारा शहीद सैनिक, क्योंकि दीपक जब किसी का घर का कोई सपुत्र चला जाता है ना, तो नेता तो पहुंच जाते हैं वहां पर श्रद्धांजलि देने, लेकिन जिसका लाल गया है उसी को पता है। तो दोस्तों, हमें कोई श्रद्धांजलि नहीं चाहिए, कोई सैनिक हमारा शहीद नहीं चाहिए। हम निर्णायक युद्ध ठोकेंगे पाकिस्तान के ऊपर, पीओके को अंदर भी लेंगे, और ये जो मंगल का जो काम होगा इस समय पूरी दुनिया में हम कमांडर की भूमिका अदा करेंगे। विटो पावर भी, विटो की पोजीशन भी हम लेके आएंगे। पूरी दुनिया जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, भारत के स्टैम्प के बिना कोई बड़े निर्णय सितंबर 2025 के बिना पूरे नहीं होंगे। उसके बाद भारत के बिना कोई डिसीजन होगा ही नहीं पूरी दुनिया में, चाहे वो रशिया हो, फ्रांस हो, यूके हो, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो आज भी कहती हैं कि आज भी हमें वो उस नज़र से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आज नज़रिया बदल गया है। और इसी में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें अभी मैं लिस्ट बना रहा हूं। जैसे मैंने कहा था, सितंबर 2025 में वो स्टॉक्स इतना बड़ा जंप लगाएंगे कि वो कम से कम, आज मैं ऐसे कह सकता हूं परसेंटेज ना देते हुए, कि अगर 2 रुपये का स्टॉक होगा वो, तो वो कम से कम 2700 रुपये पहुंच जाएगा वो। और ऐसे स्टॉक्स की मैं गणना पिछले 45 दिनों से कर रहा हूं कि ऐसे स्टॉक्स में आने वाले टाइम में, मुझे मालूम है कि शुभम को भी चाहिए, मैं ज़रूर दूंगा। तो देखिए, भारत का भी समय आने वाला है, डिफेंस का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी, और डिफेंस में हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। आर्मी हमसे ज़्यादा पावरफुल किसी की नहीं होगी। हमारे देश में अभी तो हमने एक ही वायु वेपन बनाया है, हमारा फाइटर प्लेन, लेकिन इसके बाद हमारी झड़ी लगेगी अभी प्लांट्स की, बड़े बड़े प्लांट्स की, और बहुत सारे वायु वेपन्स, स्पेसशिप, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है। ऐसा होने वाला है जो किसी ने अभी कल्पना भी नहीं की है। और लोग क्या सोचते हैं कि पुणे में एक रईस ज़्यादा 17 साल का एक पोर्शे लेके किसी को उड़ा देता है, 2 कपल्स को, ठीक है, 2 दोस्तों को उड़ा देता है, और किसी के माँ के सपुत्रों को उड़ा देता है, और आप पैसा खिला देते हैं। जज क्या कहता है कि आप ऐसे लिखो। ऐसे तो दीपक जी, ऐसे तो सारे लोग रोड में एक्सीडेंट करते मारते चलेंगे लोगों के, और जज कहेंगे कि भाई आप ऐसे लिखते रहो। फिर आप सोच, क्या वो सही था? क्या लगता है जजों की भूमिका के ऊपर क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगते हैं? ऐसा नहीं होगा, जजों के ऊपर भी लॉ बनने वाले हैं। बिल्डर्स लॉ भी, जिसके ऊपर आज लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है, आज लोगों को डर लगता है घर बुकिंग करवाते हुए। आज देखिएगा 2026 के बाद क्या होगा। बिल्डर अगर एक दिन भी डिले करेगा ना, तो वो डरेगा, घर पहुंच जाएगा शाम को कंपनी का मालिक खुद, कि सर प्लीज़ गलती हो गई है। आप बोले क्या चाहिए आपको? रोड्स, आज देखिए थोड़ी बहुत गलतियां मैं भी करता हूं, ओवर स्पीड मैं भी कर लेता हूं कभी कभी, और मेरे भी चालान कई कटे हैं। ये दोबारा होने नहीं वाला है। आने दीजिए 2025 मंगल की महादशा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम भारतीयों के ऊपर ना थोड़ी सी डिक्टेटरशिप चाहिए। आई फील सो, मेरी पर्सनल फीलिंग हो सकता है कि आप मुझे गलत समझें। तो
अब लोगों की सुनी नहीं जाएगी, सुनाई जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो सत्ता संभालने जा रहे हैं वो योगी जी सत्ता संभालेंगे। एक चाय वाला था और एक गाय वाला आने वाला है, और योगी जी क्या काम करेंगे और कब सत्ता संभालेंगे, और ये मैं दावा कर रहा हूँ कि इसके बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री वही होंगे। कब बनेंगे, कौन से वो नक्षत्र एक्टिवेट होंगे, और सर्तोभद्र चक्र में वो कौन से योग बनेंगे, ये सारी डेट्स मैं आने वाले टाइम में दूंगा। और हो सकता है आप लोगों से जल्द मुलाकात हो, तो ये प्रेडिक्शन मैं आप ही लोगों को दूंगा। ऑसम सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और जो आपकी प्रिडिक्शंस हैं वो भी एक्साइटेड है हम जानने के लिए कब सच होती है। और मज़ा आया आपसे बात करके सर। फिलहाल के लिए जनता को मैं बताना चाहूँगा, हम इस एपिसोड को यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपको सर से टच में होना है तो सर का इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पर आ रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। सर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यूट्यूब चैनल जहाँ पे सर ने बताया वीडियोस मौजूद हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और हम मिलेंगे आपसे ऐसी एक और मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।